नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको पांचवें पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात वर्ब के बारे में बताऊंगा। इसके पूर्व के मैंने 4 वीडियो अपलोड किए थे जो क्रम से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब पर बनाए गए हैं। यदि आप लोग ने इन टॉपिक पर वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट मेरे वीडियो पर पहुंच सकते हैं, या मेरे वीडियो के अंत में मैंने एक प्ले लिस्ट दिया है, वहां से भी आप मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगेगा। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप में चालू कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक जो कि वर्ब पर आधारित है। सबसे पहले वर्ब का डेफिनेशन अर्थात परिभाषा समझ लें। वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और इवेंट और एनी स्टेट। अर्थात वर्ब एक शब्द होता है जो किसी कार्य, किसी घटना या किसी स्थिति को प्रदर्शित करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, किसी वाक्य में वर्ब को पहचानना बहुत सरल होता है। यदि किसी शब्द से करना या होना पाया जाए तो वहाँ वर्ब होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस वाक्य में आर वर्ब है जिसका अर्थ है होना। सेकंड, मोहन राइट्स अ लेटर, इस वाक्य में राइट्स यानी लिखना वर्ब है क्योंकि मोहन ने पत्र लिखने का कार्य किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम पाते हैं कि वर्ब जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब, जिसे निश्चित क्रिया करते हैं। यह वे वर्ब होते हैं जो किसी टेंस यानी काल को प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है इसका वर्ब के प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब यानी अनिश्चित क्रिया। ये वे वर्ब होते हैं जिनका संबंध टेंस या काल से नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब और हेड वर्ब। इसके अंतर्गत किसी वाक्य की मुख्य क्रिया आती है। वाक्य में इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, He comes here always. Mukesh wrote a letter. She is very genius. He has 4 sons. इन दोनों वाक्यों में comes, wrote, is और had मेन वर्ब है। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। डायनेमिक वर्ब, जिसे फिर 2 वर्गों में बांटा जाता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन्हें हिंदी में सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब which does not need an object to make complete sense is called an intransitive verb. An intransitive verb expresses action or tells something about the subject without the action passing to a receiver or object. It can stand alone in the predicate because its meaning is complete. अब इस परिभाषा को सरल भाषा में हिंदी में समझ लेते हैं। यदि किसी वाक्य में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यदि वाक्य में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राधा कुक्स द फूड, मुकेश sang a sweet song, he plays tennis every day, our English teacher speaks softly। ये सभी एग्जाम्पल जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब के हैं। और इसमें जो सी और डी वाला एग्जाम्पल है वह इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए है। यहाँ पे कुक्स, सैंग, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं
जबकि प्लेज और ये स्पीक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ गए हैं। अब जो यह एक प्रकार का डायनेमिक वर्ब होते थे, अब एक प्रकार का स्टैटिक्स वर्ब भी होते हैं। तो स्टैटिक वर्ब, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला लिंकिंग वर्ब, इस वर्ब का मुख्य कार्य सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करना अर्थात जोड़ना होता है। इसके अंतर्गत बी यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब आता है। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज अ गुड गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आर यू अ बिजनेसमैन, ताजमहल इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, दे वर मैड। इन वाक्यों में इज, एम और आर ये सभी जो हैं ये सभी लिंकिंग वर्ब हैं और इसको स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत रखा गया है। और अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जो स्टैटिक वर्ब होते हैं। जिसे दूसरा उदाहरण में क्वासी पैसिव वर्ब या सेंसुअल वर्ब आता है। इसमें यह हमारे शरीर में कुल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनसे संबंधित वर्ब को ही हम क्वासी पैसिव या सेंसुअल वर्ब कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, रोजेस स्मेल स्वीट, द सरफेस ऑफ द फ्लोर फील्स स्मूथ, ही लुक्स ग्रेट, द साउंड ऑफ वायलिन हियर्स मेलोडियस, दिस मिल्क टेस्टेस स्वीट। इन उदाहरणों में स्मेल, फील्स, लुक्स, हियर्स, टेस्टेस ये सभी सेंसुअल वर्ब या क्वासी पैसिव है, क्योंकि यह दिखते हैं एक्टिव वॉइस की तरह, लेकिन इनका भाव पैसिव वॉइस की तरफ है, इसलिए इसे क्वासी पैसिव कहते हैं। अब हम अगले वर्ब के प्रकार में जाते हैं, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब और या हेल्पिंग वर्ब यह एक प्रकार का फाइनाइट वर्ब के ही प्रकार है। तो हम फाइनाइट वर्ब के उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें उदाहरण दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयुक्त होता है। इनका प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ इसको मेन वर्ब के साथ लिखना होता है। वाक्य में इसको अकेले नहीं ले सकते। जैसे आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, मुकेश वोंट डू दिस, कैलाश हैज अ बैट, यू आर माई कजिन। यहाँ पर डोंट का मतलब डू नॉट और वोंट का मतलब विल नॉट है। डू, विल, आर ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह मेन वर्ब अर्थात स्टैटिक वर्ब का कार्य कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे बी हो गया, जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब आता है। डू हो गया, इसमें डू, डज, डिड आता है। हैव हो गया, तो इसमें हैव, हैज, हैड आता है। सेकंड है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स भी कहते हैं इनको। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें इसमें आता है पहला सेमी मॉडल वर्ब, जिसमें हैव टू, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, हैड बेटर, वुड रादर, अबाउट टू, लाइकली टू, एबल टू, सपोज टू इत्यादि ये सभी आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टू डू इट, मुझे यह करना पड़ा। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। एवरी चाइल्ड आर टू ओबे हिज पेरेंट्स, प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करता है। यहाँ पे हैव टू, नीड और आर टू और यूज टू ये सभी सेमी मॉडल वर्ब है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा मॉडल वर्ब है वो है डिफेक्टिव वर्ब्स, जिसमें शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इत्यादि आते हैं। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं। आई शैल गो देयर, यू वोंट प्ले द क्रिकेट, दे शुड हेल्प द पुअर, यस आई कैन डू इट। तो ये सभी उदाहरणों में
जहाँ पे शैल, शुड, विल, वुड ये सब आते हैं, ये सभी को हम डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। यह वाक्य में हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी नॉट के 24 मित्र कौन है, यानी कि जिससे नॉट डायरेक्ट अटैच हो जाता है और उसको संक्षिप्त में लिखते हैं। तो इसमें बी आता है पहले, इसमें 5 वर्ब आते हैं। जिसे इज में नॉट जोड़ेंगे तो इजेंट बन जाता है। एम में नॉट जोड़ते हैं तो आइंट लिखते हैं, लेकिन कुछ केस में इसको अरेंट भी लिखा जाता है। और आर को साथ अगर नॉट जोड़ते हैं तो अरेंट हो जाता है। वास के साथ नॉट जोड़ते हैं तो वायलेंट हो जाता है। वर के साथ नॉट जोड़ते हैं तो वायलेंट हो जाता है। और ये 5 जो हैं, ये 5 24 फ्रेंड में से ये 5 फ्रेंड ये हैं। अब आगे चलते हैं, जिसमें डू आता है। इसमें 3 फ्रेंड होते हैं। जिसे डू के साथ नॉट जोड़ते हैं तो डोंट होता है। डस के साथ नॉट जोड़ते हैं तो डजंट हो जाता है। डिड के साथ नॉट जोड़ते हैं तो डिडंट हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जिसमें 3 फ्रेंड हैव के होते हैं। हैव के साथ नॉट जोड़ते हैं तो हैवेंट होता है। हैज के साथ नॉट जोड़ते हैं तो हैजेंट होता है। हैड के साथ नॉट जोड़ते हैं तो हैडेंट होता है। और अब इसके बाद 9 फ्रेंड डिफेक्टिव वर्ब में आते हैं। जैसे सेल में नॉट जोड़ते हैं तो शॉन्ट होता है। विल में नॉट जोड़ते हैं तो वॉन्ट होता है। कैन में नॉट जोड़ते हैं तो कांट होता है। मे में नॉट जोड़ते हैं तो मेंट होता है। शुड में नॉट जोड़ते हैं तो शुडंट होता है। वुड में नॉट जोड़ते हैं तो वुडंट होता है। कुड में नॉट जोड़ते हैं तो कुडंट होता है। माइट में नॉट जोड़ते हैं तो माइटेंट होता है। और मस्ट में नॉट जोड़ेंगे तो मस्टेंट। और इसके बाद 4 फ्रेंड्स होते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स आते हैं। जिसमें डेयर में नॉट जोड़ते हैं डेरेंट होता है। नीड में नॉट जोड़ते हैं तो नीडेंट होता है। यूज नॉट टू में जोड़ते हैं तो यूजेंट टू होता है। आर्ट नॉट टू में जोड़ते हैं तो अटेंट टू होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कुल मिला के 24 फ्रेंड्स हैं नॉट के, जिनसे नॉट डायरेक्टली अटैच हो जाता है। आप इसको संक्षिप्त में जानते रहें, इनका प्रयोग जगह जगह पर होता रहता है। तो अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो हमने फाइनाइट वर्ब को क्लासीफाइड कर लिया है और उसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी प्रकार के टेंस अथवा काल का वर्णन नहीं करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, जो कि 2 प्रकार का होता है। जिसे बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव एक हो गया। इसे इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कहते हैं। और इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे आई फाउंड अ फ्रॉग डांस, वी सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव विदाउट टू है, तो यहाँ पे जैसे ये हो गया डांस और एप्पल फॉल। तो ये यानी कि मैंने एक नाचते हुए फ्रॉग मेढक को देखा। यहाँ पे डांस हो रहा है नाचते हुए। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव विदाउट टू है, या इसको बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे वी सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री, मैंने वृक्ष से मतलब गिरते हुए सेब को देखा। तो एप्पल फॉल जो है ये इन्फिनेटिव विदाउट टू हो गया, जिसे बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं। अब दूसरा जो इन्फिनेटिव का प्रकार है, उसमें जैसे टू आता है पहले, तो उसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू इन्फिनेटिव में उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ, ही इज टू ओल्ड टू रन। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि वर्ब के पहले टू लगाकर उसको हम नाउन या प्रोनाउन बना लेते हैं। तो जैसे टू एयर मतलब कि गलती करना मानवीय है, लेकिन माफ़ करना दैवीय होता है। तो यहाँ पे टू एयर, टू फॉरगिव ये इन्फिनेटिव विदाउट मतलब इन्फिनेटिव विद टू है, जिसे टू इन्फिनेटिव कहते हैं। दूसरा जैसे टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो ये भी टू इन्फिनेटिव हो गया। टू स्मोक मतलब सिगरेट पीना, ये भी टू इन्फिनेटिव हो गया। टू रन मतलब भागना, ये भी टू इन्फिनेटिव हो गया। अब तो इन्फिनेटिव तो हम समझ गए, 2 हो गए। अब इसके बाद जो सेकंड एग्जाम्पल है वो पार्टिसिपल का है। तो पार्टिसिपल ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार है। तो पार्टिसिपल को हम डिफाइन कर लेते हैं। पार्टिसिपल इज ए वर्ड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। अर्थात पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहते हैं। पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा कर ये बनाते हैं। जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हमको तैयार करना हो तो हम वर्ब में आईएनजी जोड़कर उसको बनाते हैं।
जैसे गोइंग, कमिंग, हियरिंग, डूइंग एसेट्रा। और सेकंड हमारा है, इसका हम उदाहरण ले लेते हैं पहले, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का जंपिंग अप द थीफ रैन अवे। इसका मतलब हुआ है कूद कर चोर भाग गया। तो यहाँ जंपिंग अप जो है कूद कर, यानी कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑल द पर्सन हु वर प्रेजेंट देयर सा अ डांसिंग डिस्क। सभी व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने एक नाचते हुए तस्वीर को देखा। तो डांसिंग डिस्क, तो यहाँ पे डांसिंग जो हो गया ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एक प्रकार है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, शी केम हियर डांसिंग। वह यहाँ नाचते हुए आई। यहाँ डांसिंग हुआ है नाचते हुए, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रेजिंग हिज गन ही शॉट अ बर्ड। तो रेजिंग हिज गन मतलब बंदूक उठाकर उसने एक चिड़िया मारा। यहाँ रेजिंग ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम दूसरा पार्टिसिपल को चलते हैं जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम पास्ट वर्ब के पास्ट परफेक्ट रूप का प्रयोग करते हैं, किंतु वाक्य में यह किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। यानी कि वहाँ पे यह वर्ब नहीं होगा बल्कि यह किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। जैसे कर्ड, ब्रोकन, कवर्ड, लॉस्ट, इस सब का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी वर्ब जिसमें हम उसका हम परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट रूप अगर यूज़ करेंगे तो वह पास्ट पार्टिसिपल हो ही जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है। अब मैं उसको वाक्यों से समझाता हूँ। एक्सीडेंटली आई फाउंड माई ब्रोकन बोट। तो दूसरा है शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स। थर्ड है हैम्पटन इंस्टीट्यूट ऑफर एजुकेशन फॉर ऑलरेडी पीपुल। फोर्थ है योर हाउस इज वेल फर्निश्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सीडेंटली आई फाउंड माई ब्रोकन बोट। ब्रोकन जो है मतलब टूटा हुआ नाव। यहाँ ब्रोकन जो हो गया एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, लेकिन यह वर्ब से बना है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ब्रोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। इसी प्रकार लॉस्ट हो गया, लास्ट पर्स में लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और यहाँ पे कलर्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल थर्ड में। और फोर्थ एग्जाम्पल में फर्निश्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार हम पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब हम थर्ड टाइप के चलते हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही होता है, बस अंतर यह होता है कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। जैसे हैविंग गॉन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग डन, हैविंग फिनिश्ड एसेट्रा। तो ऐसे हम अनेक वर्ब की सहायता से हम अनेक प्रकार के पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण कर सकते हैं। अब इसको मैं सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड हर हो, उसने अपने गृह कार्य को करके वो सोने चली गई। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हैविंग बीन अरेस्टेड दैट पर्सन वेंट टू द जेल। थर्ड, हैविंग संग अ स्वीट सॉन्ग शी बिगेन टू डांस। फोर्थ, हैविंग पाउंस ऑन इट्स प्रे द लायन किल्ड अ डियर विच स्टिट। तो यहाँ पे पहले में हैविंग कंप्लीटेड मतलब काम कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद वह सोने चली गई। तो यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड हो गया पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में हैविंग बीन अरेस्टेड मतलब कि पकड़े जाने पर व्यक्ति को जेल भेज दिया गया था। यहाँ पे हैविंग बीन अरेस्टेड जो गया यह पैसिव वॉइस में है, लेकिन यह पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का ही उदाहरण है। हैविंग संग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्रोनाउंस पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम थर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलते हैं जिसका नाम है जिरेंड, जिसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो जिरेंड इज ए टाइप ऑफ नाउन कंस्ट्रक्टेड बाई एडिंग आईएनजी इन द वर्ब। अर्थात जिरेंड एक प्रकार का नाउन है जिसे वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि यह किसी वाक्य में एक नाउन की तरह कार्य करता है, जबकि यह दिखता है वर्ब की तरह। जैसे गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, रीडिंग एटसेट्रा। हिंदी में हम इसे जाना, आना, खेलना, पढ़ना आदि कहते हैं। अब इसको उदाहरण से मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आई डोंट लाइक योर लाफिंग। प्लेइंग इज अ गुड फॉर हेल्थ।
स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो लाफिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सभी क्या है, ये सब में यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा कर बनाया गया। जैसे स्मोकिंग जो है टू हेल्प मतलब सिगरेट पीना, तो यहाँ सिगरेट पीना स्मोकिंग, तो ये मतलब जेंड हो गया। आई डोंट लाइक योर लाफिंग, मुझे तुम्हारा हंसना पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद करता हूँ। यहाँ लाफिंग जेंड हो गया। प्लेइंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे खेलना मतलब प्लेइंग जेंड हो गया। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे स्विमिंग जेंड हो गया। अब हम फंक्शन ऑफ वर्ब की बात करते हैं कि वर्ब के कार्य क्या होते हैं, आखिर वर्ब करता क्या है। तो किसी वाक्य में वर्ब 5 प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है टू कम्युनिकेट एन एक्शन। वाक्य में वर्ब किसी कार्य के करने या होने की पुष्टि करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज रिटेन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। इस वाक्य में रिटेन एक वर्ब है जो पत्र के लिखने के बारे में सूचना देता है, अर्थात इस वाक्य में कार्य किया जाता है। सेकंड, अ डियर वाज किल्ड, हिरन मारा गया। इस वाक्य में हिरन पर कार्य किया गया है, यानी कार्य हुआ। अब ये वर्ब का फर्स्ट फंक्शन था। अब हम वर्ब के सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, मेकिंग अ क्लास। किसी वाक्य में क्लास का निर्माण वर्ब के द्वारा ही संभव होता है। क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब इसको ठीक है, अब इसके बारे में हम नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के बारे में फिर कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पर एक अलग चैप्टर बनता है। और वर्ब का तीसरा जो एक्शन है, कार्य है, फंक्शन है, वह है टू एक्सप्रेस मोडेलिटी। वर्ब किसी वाक्य में मूड को भी व्यक्त करता है। अलग अलग मूड के लिए अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, यहाँ पे एबिलिटी या पावर को शो कर रहा है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है। यू मस्ट गो देयर, यहाँ पे मस्ट जो है कंपल्सन को शो कर रहा है। आई वुड आई वर अ किंग, यहाँ पे आई वुड मतलब वुड जो है इमेजिनेशन को बता रहा है। इट मे रेन, ये पॉसिबिलिटी को बताता है। मैं यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी को बता रहा है, क्या संभवतः वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन, यहाँ पे फील्ड पॉसिबिलिटी, यानी कि वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी। तो यहाँ पे फील्ड पॉसिबिलिटी, तो यानी कि यहाँ पे कोई वाक्य जब भविष्य में होने वाला हो लेकिन हो ना, तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुड वुड आई यूज योर पेन, यहाँ पे कुड या वुड का प्रयोग करके मतलब फार्मली रिक्वेस्ट के बारे में शो करता है, यहाँ कुड और वुड। और यू आर टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ आर टू एडवाइजिंग का मतलब कि सलाह को बता रहा है कि आपको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं वह अलग अलग ढंग से हम इसका प्रयोग करते हैं और ये अलग अलग मूड को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब वर्ब का चौथे फंक्शन की बात करते हैं, जो ये है टू एक्सप्रेस अ टेंस, यानी वर्ब से टेंस का प्रदर्शन किया जाता है। वर्ब ही निर्धारित करता है कि कौन सा वाक्य किस टेंस में है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ही गोज टू द मार्केट डेली, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। शी वाज ईटिंग अ मैंगो, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ही हैज रिटन दिस आर्टिकल, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यह पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। शी विल बी गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम वर्ब के 5वें फंक्शन की बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सब्जेक्ट के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। यदि इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को नहीं लिखा जाता है तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार है। पहला नियम है यस या पीपी रूल। इस नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वर्क्स डेली, इसमें यस रूल है क्योंकि राम एक वचन है, एक सिंगुलर है और वर्क्स भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। सेकंड है वी वर्क डेली, ये पीपी रूल है, इसमें पालन है। वी प्लूरल है और वर्क जो है वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। दे डू नॉट लाइक यू, ये भी पीपी रूल इसमें भी है क्योंकि दे बहुवचन है यानी कि प्लूरल है और डू नॉट जो है वो भी प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है।
और मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, ये इसमें एसएस रूल का पालन किया गया है क्योंकि मोहन जो है वो सिंगुलर है और डज नॉट जो है ये भी सिंगुलर है, वर्ब का फॉर्म है। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर नाउन जो होते हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में दे, वी, यू, ये सब जो होते हैं, और सभी प्लूरल नाउन जो होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे डज, हैज, इज, एम, आर, एम, वाच, ये सब जो होते हैं ये सब सिंगुलर वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। आप प्लूरल वर्ब के रूप में डू, हैव, आर और वर का प्रयोग होता है। अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करा है कलेक्टिव नाउन्स आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, माई फैमिली इज वेरी ग्रेट इन दिस मैटर, आवर टीम हैज won the match, the police does not come at the right time, a bucket of flowers was presented to the chief minister, a group of young children had arrived there। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है और उसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे फैमिली हो गया, टीम हो गया, पुलिस हो गया, बकेट ऑफ फ्लावर्स हो गया, ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, यहाँ पे सभी देखते हैं इसमें के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ आइदर और या नाइदर नॉर। तो यदि वाक्य में आइदर और या नीदर नॉर आए तो एक बात का ध्यान रखें, वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा जो उसके निकट हो। जैसे नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी, आइदर यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नीदर सी नॉर हर पेरेंट्स लाइक दिस प्रपोजल, इधर यू और योर ब्रदर इज टेलिंग अ लाई। तो इन दोनों से स्पष्ट है कि वर्ब का निर्धारण हम उस सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं जो वर्ब के नज़दीक होते हैं। तो इसमें देखिए आई के साथ जैसे एम लग गया, नज़दीक है, ठीक है, और ही के लिए इज लगा है, हर पेरेंट्स के लिए लाइक लगा है क्योंकि बहुवचन है, योर ब्रदर जो है उसके लिए इज लगा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है, ये जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम रूल 4 की बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर के रूप में ही उनका प्रयोग करते हैं। जैसे नोबडी इज अलाउड इन दिस हॉल, एवरीबडी या एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, समवन इज कॉलिंग यू, नन लव्स यू। यहाँ पे हम देखते हैं नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नन, ये सभी जो होते हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, तो इनका प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। अब रूल 5 देख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी यदि वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे सिंगुलर समझना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मर्सी इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ वुमनहुड, देयर इज सफिशिएंट फूड इन माई होम, मिल्क विद द कॉर्नफ्लेक्स इज अ गुड न्यूट्रिएंट्स, शुगर इज स्वीट बट इट इज हार्मफुल। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे मर्सी हो गया, सफिशिएंट फूड हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं, अर्थात इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसको हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनका प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। अब हम रूल 6 की बात करते हैं, एसपी या पीएस रूल। इस नियम के अनुसार कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह नियमों उनके विपरीत है। जैसे एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है ये सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, लेकिन मैथमेटिक्स लगता प्लूरल है क्योंकि इसमें लास्ट में यस लगा है, तो यह हमारा यस या पीपी रूल का अपवाद है। दूसरा लिखो, देखो, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यहाँ न्यूज जो है प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए इज का प्रयोग किया गया है। तो ये भी यस या पीपी रूल का अपवाद है, ठीक है। अब हम इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे नियम हैं, इस पर मैं फिर कभी एक पृथक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग चैप्टर है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी का अपना वीडियो देखने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा और आपने मेरे वीडियो से कुछ बातें सीखी भी होंगी। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें। मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और जिन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट में रुचि हो वो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।